नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। देखिए, सबसे बड़ी फिक्र यह है कि हमला पहले क्यूबा पर होगा या ईरान पर होगा। सरेंडर पहले क्यूबा करेगा या ईरान करेगा। आज इसी चीज को डिस्टिल डाउन करेंगे। आज फिक्र ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई नोकझोंक की है। ट्रंप ईरान से डील करना चाहते हैं और नेतन्याहू ईरान पर हमला। लेकिन ट्रंप का फोकस ईरान से हटकर क्यूबा पर आ चुका है। क्या अमेरिका क्यूबा पर चढ़ाई कर सकता है? एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर का दौर लौट सकता है? इसके अलावा पाकिस्तान में अदृश्य किलर्स का खौफ दिखाएंगे। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकवादी हमजा को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी है। और बंगाल में वंदे मातरम वाली फाइल भी खुलेगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया, जिससे राज्य का सियासी तापमान काफी हाई है। इसके अलावा बात करेंगे दुनिया पर पड़ने वाले एल नीनो इफेक्ट की। मौसम जानकारों का कहना है कि एल नीनो के कारण धरती तंदूर जैसी तपेगी। 150 वर्ष का रिकॉर्ड टूट सकता है। भारत पर इसका क्या असर होगा, जानना जरूरी है। लेकिन पहले महायुद्ध से जुड़ी ग्लोबल फिक्र ध्यान से देखिएगा। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें पश्चिम एशिया में रहने वाले करोड़ों लोगों का भविष्य है, क्योंकि खुद को एक दूसरे का बेहद करीबी दोस्त बताने वाले ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान युद्ध को लेकर गंभीर मतभेद हो गए हैं। ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में जबरदस्त बहस हो गई। इस बहस के बाद ट्रंप ने यह तक कह डाला कि वो इजराइल में इतने पॉपुलर हैं कि वो इजराइल के पीएम भी बन सकते हैं। 28 फरवरी को शुरू हुआ ईरान युद्ध लगभग 40 दिन तक चला था। इन 40 दिनों में अमेरिका को भी काफी नुकसान हुआ। शायद इसीलिए हमेशा युद्ध की बात करने वाले ट्रंप इस बार थोड़ा सब्र से काम लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध का उन्माद हावी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच नोकझोंक हुई है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में जो डिटेलिंग दी है वो काफी चौंकाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेतन्याहू में टेलीफोन कॉल पर जमकर बहसबाजी होती है। कॉल के बाद नेतन्याहू काफी नाराज और बेचैन नजर आए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे नेतन्याहू के बालों में आग लगी हुई हो। कॉल पर ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे पर काफी भड़के। सवाल यह है कि क्या अब नेतन्याहू ट्रंप को नहीं सुनेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे? क्या अमेरिकी सपोर्ट के बिना इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, या फिर आखिरी वक्त में कोई बड़ी डील इस तबाही को रोक देगी? लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ट्रंप और नेतन्याहू में किस बात को लेकर झगड़ा इतना ज्यादा गंभीर हो गया। देखिए, ट्रंप चाहते हैं अमेरिका और ईरान जल्द से जल्द एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन करें। नेतन्याहू इस बात से नाराज है कि बातचीत की आड़ में ईरान और समय जुटा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से लगभग 30 दिन तक बातचीत चले। नेतन्याहू का मानना है कि बातचीत से ईरान फिर मजबूत हो जाएगा। ट्रंप का मानना है कि बातचीत से युद्ध स्थायी रूप से खत्म हो सकता है, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि ईरान से लंबे समय से बातचीत से इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। ट्रंप का पर्सपेक्टिव यह है कि इस युद्ध में ऑलरेडी उनके 40 से ज्यादा विमान खत्म हो चुके हैं, उनको नुकसान हो चुका है। कई सारे सैनिक घायल हुए हैं। कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा। ऊपर से ट्रेड को और नुकसान है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर बना रहा तो अमेरिका में 4% इन्फ्लेशन हो जाएगा और ट्रंप का मिड टर्म पोल का सपना अधूरा रह जाएगा। नेतन्याहू को इन सब से मतलब नहीं है। ऊपर से ट्रंप के ऊपर मिडिल ईस्ट का दबाव है कि हज की यात्रा शुरू होने वाली है। कैसे भी करके इस हज में बम्बार्डमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला हमला जो हुआ था, आपको याद होगा, अभी वो रमजान के दौरान हुआ था। ट्रंप अब ये मानने लगे हैं कि ईरान को पूरी तरह घुटनों पर लाने के बजाय उसे कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर रास्ता है। जबकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान हर बार बातचीत के बहाने समय खरीदता है। इस दौरान वो अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत कर लेता है। अब जरा ये समझिए कि वो फॉर्मूला क्या है जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत की खबरें हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र मिलकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इसे ईरान पीस प्रपोजल नाम दिया गया है। इस पीस प्रपोजल के अनुसार अमेरिका ईरान के बीच युद्ध पूरी तरह खत्म हो, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण हो, अमेरिका धीरे धीरे ईरान के फ्रीज पैसे वापस करे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहे। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है, अराउंड 20%।
यानी ये सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ग्लोबल एनर्जी वॉर भी है। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई ने अमेरिका तक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि अगर शांति चाहिए तो उसकी शर्तें भी सुननी होंगी। स्थायी शांति के लिए ईरान की मांगे भी देखना जरूरी है। ईरान ने साफ कहा है कि उसका एनरिच यूरेनियम बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान की परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के फ्रीज किए गए एसिड्स को रिलीज किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री डकैती बंद हो। ईरानी जहाजों पर होने वाले हमले बंद हो। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म किया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या युद्ध फिर से शुरू होने वाला है? पश्चिम एशिया में इतिहास गवाह है, यहाँ युद्ध कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ विराम लगता है। इस बार हालात ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि दांव पर सिर्फ जमीन नहीं, परमाणु शक्ति, तेल सप्लाई और सुपर पावर की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। दुनिया की नजर अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस पर टिकी हुई है। क्या ट्रंप डील कर पाएंगे? क्या नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन पर अड़े रहेंगे? क्या ईरान झुकेगा या फिर पश्चिम एशिया में एक और विनाशकारी युद्ध हमें देखने को मिलेगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप का ईरान से अब मुंह भंग हो चुका है, वो क्यूबा की तरफ देखने? इसको भी हम आपको बताएंगे, पहले ये रिपोर्ट देखें। लेकिन थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर यह आई कि मुज्तबा खमनेई ने कहा है, रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट है, कि एनरिच्ड यूरेनियम को वो नहीं रोकेगा, ना ही सरेंडर करेगा ईरान। सोचिए जरा। वैसे इजरायली मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान इस बातचीत की आड़ में अपना फायदा देख रहा है। आर्मी चीफ वसीम मुनीर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी सक्रिय रूप से दोनों पक्षों के बीच घूम घूम कर बातचीत करवा रहे हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। समझौता यह है कि पाकिस्तान ईरान को अच्छी डील दिलाने में मदद करेगा। बदले में जब ईरान पर लगी पाबंदियां हटेंगी और फंड आएंगे तो ईरान पाकिस्तान को कर्ज निपटाने में मदद करेगा। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिर से आगे बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। पाकिस्तान का इसमें एक इंटरेस्ट और है, वो ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क को है तो वो पाकिस्तान है। खैर, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या ट्रंप का ईरान से मोह भंग हो गया है और अब वो क्यूबा की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। खैर, कुल मिलाकर यह साफ है कि ईरान की युद्ध विराम की शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे और पश्चिम एशिया में पहले जैसी शांति कायम होगी। लेकिन एक देश ऐसा है जिस पर लंबे वक्त से ट्रंप की नजर है और जैसे हालात बन रहे हैं वो देश बहुत जल्द अशांत हो सकता है। क्यूबा की हम बात कर रहे हैं। वो क्यूबा जिस पर कब्जा करने का सपना डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से देख रहे हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, कई अमेरिकन प्रेसिडेंट देख रहे हैं। वो क्यूबा जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपना 51वां राज्य बनाने की बात तक कह चुके हैं। हालांकि ये 52वां हो सकता है क्योंकि 51वां तो वो वेनेजुएला को बना रहे हैं। उस क्यूबा पर कब्जे के लिए ट्रंप ने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया है। क्यूबा के करीब समंदर में काफी हलचल है। अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका किसी भी क्षण क्यूबा पर हमला बोल सकता है। क्यूबा के लिए ट्रंप ने जो प्लान बनाया है वो वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन की तर्ज पर दिख रहा है। आपको याद होगा इसी साल जनवरी में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण किया और अमेरिका लाकर उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रंप को लगा कि उनका ये वाला मॉडल काफी कामयाब रहा है, इसीलिए अब वो इसे क्यूबा में भी लागू करना चाहते हैं। हालांकि ईरान में यह मॉडल फेल कर गया। खैर, इसी भूमिका और इसकी भूमिका अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बना दी। यह मुकदमा 1996 की एक घटना पर दर्ज किया गया। उस वक्त राउल कास्त्रो क्यूबा के विदेश मंत्री थे और आरोप है कि उस दौरान क्यूबा की वायुसेना ने मानवीय सहायता संगठन ब्रदर्स टू द रेस्क्यू के 2 विमानों पर हमला किया था और क्यूबा के इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, अमेरिका का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी मुल्क पर कब्जा करने का या अपना कंट्रोल करने का, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो या फिर वेनेजुएला हो। सबसे पहले सैंक्शंस आते हैं, उसके बाद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज अगर तब भी सरेंडर ना हो तो होता है हमला। वेनेजुएला में 3rd स्टेज और 2nd स्टेज के बीच का मामला था। ईरान में 3rd स्टेज क्रॉस कर गई है, लेकिन क्यूबा शायद 2nd स्टेज तक ही सब कुछ सीमित रहे क्योंकि क्यूबा ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में आ चुका है। यह यूएन में उनके रिप्रेजेंटेटिव कह चुके हैं। आज हमारे पास पाकिस्तान का दर्द बढ़ाने वाली 3 फाइलें भी हैं। ये तीनों फाइल जब खुलेंगी तो मुनीर ब्रिगेड और पाकिस्तान में बैठे आतंक
कि सभी आकाओं को गहरी चोट लगेगी, क्योंकि पहली फाइल उस आतंकी हमजा की है जो पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक था, जिसे पीओके में अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर जहन्नुम पहुंचा दिया। दूसरी फाइल उस आतंकी लंगड़ा की खुलेगी जिसका नाम पहलगाम हमले की चार्जशीट में बतौर मुख्य साजिशकर्ता दर्ज है। और अब टीआरएफ के उसी खूंखार आतंकी सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट उर्फ लंगड़ा की तलाश भारतीय एजेंसियों को सरगर्मी से है। और तीसरी फाइल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कूटनीतिक धुलाई वाली खुलेगी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने काबुल अस्पताल पर हमले का मुद्दा उठाकर शाहबाज की नकली शराफत वाली पोल खोल दी है। लेकिन शुरुआत हमजा की हत्या से करते हैं, जिसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों में खौफ है। आपकी स्क्रीन पर अब जो चेहरा दिखाई दे रहा है, यह आतंकी संगठन अल बद्र का वही टेररिस्ट डॉक्टर हमजा बुरहान है, जिसकी तलाश भारतीय एजेंसियों को लंबे वक्त से थी। आज पीओके के मुजफ्फराबाद से खबर आई है कि इसी आतंकी हमजा पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और दिन दहाड़े बेरहम मौत दे दी। पाकिस्तान में इस वारदात से टेरर कैंप में दहशत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की यह कोई पहली घटना नहीं है और ना ही आतंकवादियों की टोली में हमजा कोई साधारण नाम था। इस आतंकवादी का कनेक्शन पुलवामा हमले से बताया जा रहा है। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि आतंकी हमजा उसी पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। हम आपको इसकी टेरर कुंडली भी दिखाते हैं। हमजा बुरहान इन दिनों मुजफ्फराबाद में एक स्कूल में प्रिंसिपल था, आतंकी स्कूल का प्रिंसिपल। यह उसका दुनिया को दिखाने वाला बाहरी आवरण था, लेकिन आईएसआई ने उसे कवर दिया हुआ था। वो आतंकी कैंपों में जिहाद की ट्रेनिंग देता था, स्कूली बच्चों के दिलों में नफरत के बीज बोता था और अल बद्र आतंकवादी संगठन के लिए टेरर फंडिंग का काम भी करता था। इसने अपने कई नाम रखे हुए थे, जैसे कि अर्जुमन, गुलजार डार, बुरहान हमजा, और आतंकी संगठनों में डॉक्टर के नाम से मशहूर था। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के रत्नीपुरा का रहने वाला था। दक्षिण कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने वाले प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। घाटी में डिजिटल कट्टरपंथ मॉडल को अपनाकर सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के जरिए युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया करता था। करीब 7 साल पहले वैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान गया था। वहां उसने आतंकी संगठन अल बद्र को ज्वाइन किया। बाद में संगठन का ऑपरेशनल कमांडर बन गया। पाकिस्तान से बैठकर लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए हथियार, फंडिंग और आतंकी निर्देश पहुंचाता था। कई मामलों में उसका नाम विस्फोटक बरामदगी, ग्रेनेड हमलों और आतंकी भर्ती से जुड़ा भी पाया गया। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 में उसे यूएपीए के तहत आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया था। पुलवामा हमले की चार्जशीट में भी उसका नाम था और वो कई सालों से एक स्कूल टीचर के फर्जी पहचान के साथ पीओके में रह रहा था। लेकिन आज दोपहर 1 बजे जब यही आतंकवादी हमजा एम्स स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी से निकला तो हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमजा भारत के टॉप दुश्मनों से में एक था। उसका अंत जरूरी था, ठीक वैसे ही जैसे हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे कई आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर आए हैं। ये लिस्ट लगातार बड़ी होती जा रही है और पाकिस्तान के आतंकी जो संगठन है उनमें खौफ की शक्ल में ये वायरल है। आपको भी देखनी चाहिए ये लिस्ट और सोचना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान में वो कौन सा किलर घूम रहा है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 से होती है। 1 मार्च 2022 को आतंकी मिस्त्री जहूर इब्राहिम का अंत हुआ। वो जैश ए मोहम्मद का सदस्य था, कंधार प्लेन हाईजैक में शामिल था। कराची में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 दिसंबर 2023 लश्कर का आतंकी हंजला अदनान की हत्या हुई। उसने 2016 में सीआरपीएफ काफिले पर हमले की साजिश रची थी। उसे भी कराची में अज्ञात हमलावरों ने मौत दे दी। 12 नवंबर 2023 को मौलाना तारिक रहीम उल्लाह की हत्या हुई। वो जैश मोहम्मद का कमांडर था, मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। कराची में ही उसका भी खेल खत्म हो गया। 9 नवंबर 2023 को लश्कर आतंकी अकरम खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर 2023 को आतंकी दाऊद मलिक का मर्डर हुआ। वो भी मसूद अजहर का करीबी था, उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया।
11 अक्टूबर 2023 को आतंकी मुल्ला बाहौर उर्फ होरमुज की हत्या हुई। कुलभूषण जाधव के अपहरण में मुख्य भूमिका थी उसकी। उसे बलूचिस्तान के केच इलाके में मारा गया। 11 अक्टूबर 2023 को आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया। वो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। सियालकोट की मस्जिद में गोली मारी गई उसे। 8 सितंबर 2023 को आतंकी अबू कासिम उर्फ रियाज अहमद की हत्या की गई। हाफिज सईद का करीबी था। राजौरी के ढांगरी हमले का मास्टरमाइंड था। पीओके में गोली मारकर उसका अंत किया गया। 20 फरवरी 2023 को आतंकी बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। 28 फरवरी 2023 को आतंकी खालिद रजा का अंत हुआ। उसे कराची में घर के बाहर गोली मारी गई। कश्मीर में आतंकियों के भर्ती नेटवर्क से जुड़ा था। 6 मई 2023 को परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या। खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था वो। मार्च 2024 में आतंकी शेख जमील और रहमान का मर्डर। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सचिव था। खैबर पख्तूनवा में संदिग्ध हालत में मौत हुई। भारत ने 2022 में आतंकी घोषित किया था। 15 अप्रैल 2024 को आतंकी अमीर सरफराज तांबा मारा गया। हाफिज सईद का करीबी था। भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या का आरोप था। 30 अप्रैल 2025 को कारी एजाज आबिद की हत्या हुई। मसूद अजहर का करीबी था। पेशावर में मारा गया। 15 मार्च 2025 को फैजल नदीम उर्फ अबू खताल का अंत हुआ। 2023 के राजौरी हमले में शामिल था। सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। 16 अप्रैल 2026 को लाहौर में आतंकी आमिर हमजा मारा गया। लश्कर संस्थापक सदस्यों में से एक था। इन सभी आतंकियों की हत्याओं में कॉमन बात यही है कि सब अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मारे गए। अब आतंकी हमजा का दी एंड भी इसी स्टाइल में हुआ है, जिससे टेरर कैंप में दहशत है। पाकिस्तान की मीडिया में इन हत्याओं पर क्या डिबेट चल रही है, आपको देखना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद पर एक्सपोज हो रहा है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसकी जमकर बेइज्जती हो रही है। बट ऑफ कोर्स होती रही है, आगे भी होगी। यूएन के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को दुनिया के सामने ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तान ने कश्मीर सिंधु जल संधि और मानवाधिकार जैसे मुद्दे उठाकर भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की, जिसका जवाब दिया गया और इसके जवाब में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने ही लोगों पर बम बरसाता है। ऐसे देश को दूसरों के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बमबारी का भी विरोध किया है। कहा है कि मासूमों की जान लेने वाले हमें मानवाधिकार का ज्ञान न दें। पाकिस्तान का तो इतिहास नरसंहार और हिंसा से जुड़ा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 4 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने पाकिस्तान को यह सलाह भी दी है कि वो भारत पर झूठे आरोप लगाने के बजाय अपने आंतरिक हालात पर ध्यान दें। ग्लोबल खबरों के बाद अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चलते हैं पश्चिम बंगाल। पशु वध वाले फैसले पर जारी बवाल के बीच शुभेंदु सरकार ने एक और ऐसा निर्णय लिया है जिसने राज्य का धार्मिक और सियासी तापमान काफी ऊपर पहुंचा दिया है। नया निर्देश मदरसों में वंदे मातरम गाने से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 मई 2026 को यह आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। शुभेंदु सरकार के इस फैसले के तहत सभी सरकारी मॉडल मदरसों यानी इंग्लिश मीडियम, मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों, माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में अब वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। यह अधिसूचना सभी डीएम, जिला स्कूल निरीक्षक, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। मुस्लिम धर्मगुरु इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वो इस फैसले को आस्था पर चोट बता रहे हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय को सही ठहराया है। पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड से कुल 850 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 614 को सरकारी मदद मिलती है, जबकि 235 गैर सहायता प्राप्त हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम अनिवार्य करने का निर्देश दिया था।
हम ये नहीं कहते वंदे मातरम जो है गलत है या वंदे मातरम जो है मुनासिब नहीं है हमारे और दीगर भाइयों के लिए, दीगर मजहबी लोगों के लिए जो है ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए बेहतर है, लेकिन उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हमारा फंडामेंटल जो अकीदा है, हमारा जो आस्था है, उसके खिलाफ जो है वो जाता है। तो इसलिए उसके कुछ जुमलों पर, कुछ पॉइंट्स पर हमें एतराज है। बंगाल का प्रत्येक विद्यार्थी अब एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक राष्ट्रीय ऊर्जा के साथ में अपने दिन का प्रारंभ कर पाएगा। राष्ट्रीयता का भाव जागरण होगा, विदेशी घुसपैठ के प्रति हुई भाव बढ़ेगा और अपने पूर्वजों के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास भी प्रगाढ़ होगा। इसके लिए साधुवाद। शुभेंदु सरकार के लिए गए पुराने फैसलों की तरह इस फैसले का भी राजनीतिक एक्सटेंशन हो चुका है। टीएमसी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो ये जो बीजेपी सरकार है वो मुसलमानों पर अपना जो फिलॉसफी वो आरोप करेंगे, तो सरकार का तो ये अधिकार है कि वो हर मदरसा स्कूल में भी कौन गाना गाया जाएगा ये ठीक करे। ये विरोध करने वाले तुष्टीकरण की बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की धरती से तो वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रगीत, तो वहाँ तो पहले से अनुवाद होना चाहिए। जो विरोध करने की बात करते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करना चाहिए। वंदे मातरम की बात करते हैं, जनगण मन की क्यों नहीं करते? राष्ट्रगीत जनगण मन है, वंदे मातरम ये राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम बोलना चाहिए। लेकिन वंदे मातरम के दो जो स्टैंजाज हैं उसको ही मान्यता है। मदरसा में कुरान का शिक्षा दे रहा है, तो किसी को मदरसा में ये जुल्म आएगी, मैं उनको निर्णय का, उनका निर्देश का खिलाफ मैं सारा मुसलमान को इकट्ठा करके इनको रोकेगी। इस वर्ष फरवरी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का दर्जा दे दिया था। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया था कि सभी सरकारी और स्कूली आयोजनों में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत के भी सभी 6 अंतरों को पूरा गाया जाएगा। इसी आधार पर बंगाल में निर्णय लिया गया। सवाल यह है कि अगर कोई संस्थान गाने से इनकार करता है तो क्या होगा? पहले इसका नियम नहीं था, लेकिन अब राष्ट्रगान के बराबर दर्जा होने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून में जुर्माने के साथ 3 वर्षों की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। ये गीत उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल था। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम का स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। हालांकि वंदे मातरम को लेकर देश में समय समय पर धार्मिक और राजनीतिक बहस भी होती रही है। इसे नहीं गाने वालों का तर्क यह है कि इसके कुछ हिस्सों में भारत माता को देवी रूप में वर्णित किया गया है, इसीलिए कुछ लोग इसे धार्मिक दृष्टि से अलग तरह से देखते हैं। वैसे बंगाल में सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, बल्कि बकरीद से पहले एक और बवाल जारी है। मामला 14 साल से कम उम्र के पशुओं के वध पर रोक से जुड़ा है। अगले हफ्ते बकरीद है और उससे ठीक पहले सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए राहत मांगी गई है। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि गाय की कुर्बानी ईद उल जुहा के त्योहार का हिस्सा नहीं है और ना ही इस्लाम में यह कोई धार्मिक अनिवार्यता है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश जरूर दिया है कि वो 24 घंटे में इस पर विचार करे कि क्या 27-28 मई को बकरीद के मौके पर इसे अपवाद माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई छूट के संबंध में अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्णय ले सकता है। शुभेंदु सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना पशु वध पर रोक लगा दी है। निर्देशों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बकरीद से पहले आए इस आदेश पर राजनीति भी जमकर हो रही है।
ये नया सरकार केवल मुसलमानों पर अपना नियम लाद रहे हैं। मुसलमानों को दुकान से तोड़ा जाता है, उनको नमाज का अधिकार कम किया जाता है। तो इस पे जो प्रोटेस्ट है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही होगा। So if you take a 14-year-old animal who is diseased or maimed or unfit in any way, that is not even fit for sacrifice. And if you see the Animal Cruelty Act, even the Animal Cruelty Act has an exemption for religious sacrifice. The Animal Slaughter Control Act, West Bengal, has an exemption under Section 12. So we really argued the entire gamut and the entire spectrum, and it was a very detailed discussion. अब पश्चिम बंगाल के ही फाल्टा विधानसभा क्षेत्र चलते हैं, जहां जो उपचुनाव हुआ है इस सीट से टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया था, जो 2 दिन पहले चुनाव मैदान छोड़कर पीछे हट गए। रात 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यहां इस बार लगभग 88% मतदान हुआ। अंतिम आंकड़े आने तक इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 2021 में भी इस सीट पर लगभग 88% वोटिंग हुई थी। इस बार यह आंकड़ा बढ़ेगा या नहीं, यह अंतिम डेटा जारी होने पर ही पता चल पाएगा। फाल्टा में अलग अलग मतदान केंद्र पर सुबह से ही वोटिंग के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। कुल 285 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बल की करीब 35 कंपनियों को तैनात किया था। 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा के चलते मतदान को रद्द कर दिया गया था। पिछली बार यह सीट टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार फाल्टा सीट कौन फतेह करेगा, यह 24 मई को पता चलेगा। अब आपको जांच एजेंसियों की जांच की 2 ऐसी कहानियां बताते हैं जिन्हें सुनकर सवाल उठेगा कि जांच पहले होती है या फिर सजा। पहला मामला मध्य प्रदेश का है, जहां अमचूर पाउडर को ड्रग्स मान लिया गया और एक इंजीनियर को 57 दिन 57 डेज जेल में गुजारने पड़े। ग्वालियर के इंजीनियर अजय सिंह को 2010 में भोपाल एयरपोर्ट पर बैग में मिले संदिग्ध पाउडर के आधार पर एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में फॉरेंसिक जांच में पता चला कि जिसे ड्रग समझा गया वो तो साधारण अमचूर पाउडर था, लेकिन तब तक एक निर्दोष व्यक्ति जेल, बदनामी और मानसिक प्रताड़ना झेल चुका था। करीब 16 साल बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसियों की लापरवाही और तकनीकी खामी ने एक नागरिक की जिंदगी प्रभावित कर दी। कोर्ट ने एमपी सरकार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा, पर्याप्त सबूत के बिना किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। दूसरी खबर यूपी से है, जहां बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में बंगाल पुलिस ने अयोध्या से राज सिंह को गिरफ्तार किया। लेकिन जब केस सीबीआई को मिला और सीबीआई ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये वो राज सिंह ही नहीं है जिसे गिरफ्तार करना था। फिर इस मामले में असली अभियुक्त राज सिंह को गिरफ्तार किया गया और अयोध्या से गिरफ्तार राज सिंह को छोड़ा गया। एक बार सुनते हैं कि वो अब अपना दर्द कैसे बयां कर रहे हैं। मुझे फर्जी का गिरफ्तार किया गया था। कोई भी किसी प्रकार का मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन सब चीज़ों में। मुझे फर्जी का वहाँ अयोध्या एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। फिर वहाँ पे मुझे मेंटली हरास किया गया, परेशान किया गया कि नहीं तुम प्रेशर दे रहे थे लोग कि तुम बोलो कि तुम अपराध किए हो, तुम ये किए हो, वो किए हो। मैं सत्य पे था, सत्य की जीत हुई। मैं किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया। वो कोई पीए का हत्या हुआ है उसमें मुझे गिरफ्तार किया गया। बंगाल में मुझे पूछे कि तुम थे उसमें इन्वॉल्व थे, ये थे वो थे। मैं बोला कि नहीं, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सवाल यही है, जब जांच एजेंसियां ही अमचूर और ड्रग्स में फर्क ना कर पाएं और सही गलत इंसान की पहचान तक गड़बड़ा दें, तो आम नागरिक भरोसा किस पर करे? और बाद में मिलने वाला मुआवजा क्या उस बेगुनाह की जेल में कटी रातें, बदनामी और मानसिक यातना को मिटा सकता है? कागजों में गलती तकनीकी खामी कहलाती है, लेकिन जिसकी जिंदगी पर गुजरती है उसके लिए वही सजा बन जाती है। खैर, अब भीषण गर्मी की फिक्र, जिसके कारण देश के कई शहरों में तापमान 45 प्लस जा रहा है और यह तपिश लोगों के पसीने छुड़ा रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जल रहा है। 20 मई को तापमान के लिहाज से बांदा से अधिक पारा सिर्फ मिस्र के असवान में और सऊदी अरब के अराफात में दर्ज हुआ। असवान में 20 मई को तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस और अराफात में 48.4 डिग्री
सेल्सियस था। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस समय धरती का सबसे ज्यादा तपता हुआ देश बन गया है। रियल टाइम ग्लोबल तापमान रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों में 95 से 98 शहर भारत के हैं। लोगों के मन में गर्मी वाली चिंता के साथ कई सवाल हैं, आखिर इससे राहत कब मिलेगी? लेकिन जवाब की जगह नया अलार्म बज गया, जिसका नाम है सुपर एल नीनो। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों का अलर्ट है कि 2026 में एल नीनो की खतरनाक स्थिति बन सकती है, और अगर यह डर सच साबित हुआ तो इस बार गर्मी 150 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह अब तक के सबसे शक्तिशाली एल नीनो में से एक हो सकता है, और इसका असर दुनिया के जिन देशों में होगा उसमें भारत भी शामिल है, जिसमें न सिर्फ हीट वेव के साथ प्रचंड गर्मी पड़ेगी बल्कि मॉनसून के कमजोर होने वाला खतरा भी है, जिसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर एल नीनो किस बला का नाम है, तो ये फिक्र वाली फाइल भी देखते हैं। एल नीनो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। एल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। समुद्र का पानी गर्म होने से हवाओं का रास्ता बदल जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब एल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बार वैज्ञानिकों ने सुपर एल नीनो वाला अलर्ट जारी किया है, जिसमें अनुमान है कि समुद्र का पानी सामान्य से 3 डिग्री तक ज्यादा गर्म हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे गर्म एल नीनो होगा। इसीलिए इसे सुपर एल नीनो कहा जा रहा है। अगर सुपर एल नीनो वाली ये डरावनी भविष्यवाणी सच साबित हुई तो दुनिया के कई देश इससे प्रभावित होंगे, लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा, जरा ध्यान से देखिए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर एल नीनो की वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। न सिर्फ ज्यादा होगी बल्कि गर्मी ज्यादा लंबे समय तक भी रह सकती है। इसकी वजह से भारत में मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं, जिससे बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान अभी से जताया जा रहा है, और इसके चलते देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात की आशंका भी बन सकती है। वर्ष 2023 में भी मजबूत एल नीनो के कारण भारत के कई शहरों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तब मानसून कमजोर रहा था, बारिश कम हुई थी और गर्मी जो है वो लंबे समय तक रही थी। अभी भी एंसो न्यूट्रल की कंडीशन चल रही है और एल नीनो बनने में अभी कुछ सप्ताह का समय और लगेगा। लेकिन जैसे ही अभी एल नीनो के आने की संभावना बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ तापमान में फेरबदल आना शुरू होता है और तापमान ज़्यादातर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये एल नीनो का एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके चलते ज़्यादातर ड्राई स्पेल, इंक्रीज इन टेम्परेचर और इसी तरह के और संकेत आने काफ़ी समय पहले शुरू हो जाते हैं और उसके चलते ही ये तापमान अभी बढ़ रहे हैं। सुपर एल नीनो की स्थिति में या वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशंस में इसकी संभावना बढ़ जाती है कि मानसून पे उसका बुरा असर पड़ेगा और ज़्यादातर ड्राउट कंडीशन की तरफ जाता है, और बिलो नॉर्मल तो एक सामान्य सी बात है कि वो सीज़न 5-6-7% बारिश तो ज़रूर कम हो जाती है। और अब बात करते हैं स्वदेशी ड्रोन शक्ति की। आज दुनिया में हो रहे युद्धों में अटैक ड्रोन्स की अहम भूमिका है। इसके अलावा सर्विलांस और सप्लाई में भी ड्रोन्स कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना को अब एक नया सुपर टूल मिलने वाला है, जिसका नाम है सबल 200। ये ड्रोन बेहद शक्तिशाली और भारी भरकम होगा, जो सीमा पर गोला बारूद और राशन की सप्लाई के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये भारी सामान लेकर उड़ान भर सकता है। एक बार की उड़ान में इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है, जिसमें ये 200 किलो वजन ले जा सकता है। ये ड्रोन लगातार 2.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि ये हर सीजन में काम करेगा। -20 से लेकर 50 डिग्री तापमान तक में ये ड्रोन आसानी से उड़ेगा। इसके अलावा ये रात के अंधेरे में भी आसानी से काम कर सकता है। अक्सर सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं के पास रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे फॉरवर्ड पोस्ट पर राशन, दवाइयां और गोला बारूद पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है। सबल 200 ड्रोन को इसी चुनौती को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आसानी से उड़ान भर सके। बताया जा रहा है कि ड्रोन 18,000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरेगा। इस ड्रोन का डिजाइन चिनूक हेलीकॉप्टर की तरह है।
उसी तरह आगे पीछे 2 बड़े पंखे लगाए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में ये ड्रोन इसलिए भी ज्यादा कारगर है क्योंकि इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तेज हवाओं और तूफान में भी स्थिर उड़ान भर सकता है। इन्हीं खूबियों के कारण इस ड्रोन को मिनी हेलीकॉप्टर की तरह माना जा रहा है। अब तक भारत को इस तरह की भारी क्षमता वाले ड्रोन्स या उनके पार्ट्स के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब स्वदेशी सबल 200 ड्रोन इसी कमी को पूरा करेगा। खैर, अब अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जरूरी खबर। अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा कि इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस गया, लेकिन अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसे हकीकत में बदलने जा रही है। नासा ने ऐलान किया है कि अब उसका मकसद चांद पर जाकर सिर्फ वापस आना नहीं है, बल्कि वहां इंसानों के लिए एक स्थायी घर बनाना है। इसके लिए आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस पूरे मिशन पर अगले 10 वर्षों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चांद के दक्षिणी ध्रुव को नासा ने बेस बनाने के लिए चुना है, जहां इंसानों के लिए स्थायी ठिकाना बनाना थोड़ा आसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे क्रेटर्स यानी गड्ढों में भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा है। इस बर्फ को पिघलाकर अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए ईंधन तैयार किया जा सकता है, जिससे चांद पर लंबे समय तक टिकना संभव होगा। नासा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि नासा की तरफ से 26 मई को विस्तार से इस बारे में बताया जाएगा। इस नए मून मिशन के ऐलान पर स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि बहुत शानदार होगा। वैसे नासा ये सब अकेले नहीं कर रहा है। इस मिशन में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन भी शामिल हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए हाईटेक लैंडर्स बना रही हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि चांद पर इंसानों की ये पहली कॉलोनी आखिर कैसे और कब तक बनकर तैयार होगी। नासा इसके लिए 3 चरणों में काम करेगा। पहले चरण में चांद की सतह तक सुरक्षित पहुंच बनाना और बेस के लिए सही जगह तलाशना शामिल है। इसके लिए 25 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, जो करीब 4000 किलोग्राम सामान लेकर जाएंगी। इसमें छोटे रोबोट्स, ड्रोन और रोवर शामिल होंगे। दूसरे फेज में बेस बनाने का असली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, जिसके लिए 60,000 किलोग्राम का भारी भरकम सामान चांद पर उतरेगा और निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी चरण से साल में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा चांद पर जाना शुरू करेंगे। इसके बाद आखिरी फेज शुरू होगा, जिसमें मकानों का निर्माण शुरू किया जाएगा। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियां होंगी और चांद पर इंसानों की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित हो जाएगी। इसके अलावा चांद पर कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए वहां सेलुलर टावर्स यानी 5G नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा। बिजली की कमी ना हो, इसके लिए नासा वहां एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का प्लान भी बना रही है। अगर आपको लग रहा है कि नासा के इस पूरे मिशन का मकसद सिर्फ चांद पर इंसानों की बस्ती बसाना है, तो ऐसा नहीं है। इस मिशन का चांद तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल तो मंगल ग्रह है। दरअसल नासा की प्लानिंग मंगल ग्रह तक जाने के लिए चांद को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने की है। दरअसल पृथ्वी की तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी सिर्फ 6 गुना कम है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी से एक भारी रॉकेट छोड़ने में जितना ईंधन और ताकत लगती है, चांद से वही रॉकेट छोड़ना बेहद आसान और सस्ता होगा। ऐसे में नासा चांद को एक लॉन्च पैड या स्पेस पेट्रोल पंप की तरह इस्तेमाल करेगा। हालांकि चांद पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी खोजी जाएंगी।